आज अपन पढ़ने वाले हैं पीरियोडिसिटी में जो बचा हुआ पार्ट है आयनन विभव, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हम आयनन विभव की बात करें, आयनन विभव, तो उसके पहले आपको पता है कि आयनन, आयनन शब्द आपने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में कि Na एटम है और Na+ आयन है, जिसको अपन धनायन बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे, और Cl एटम है और Cl- आयन है। तो अब सवाल ये उठता है, ये दोनों आयन हैं, तो जब आयनन हम करेंगे तो आयनन किसका करेंगे, सोडियम का कि क्लोरीन का। तो आयनन विभव में आपको ये बात ध्यान रखना है कि हमें केवल सोडियम यानी कि धनायन की हमें बात करनी है, ऋणायन को अभी किनारे छोड़ देना है। किसकी बात करनी है, धनायन की, ऋणायन की बात हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो जितने भी आपके धनायन हैं, जैसे कि आपके Na+ की हम बात करें, Li+ की बात करें, Li+Be+2 की बात करें, Ca+2 की बात करें, Mg+2 की बात करें, तो जब भी Al+3 की बात करें कि हमें धनायन की बात करनी है। आयनन विभव से जो आयन जुड़ा है वो है आपका धनायन। क्लियर। अब हम धनायन की ही चर्चा करते हैं। तो धनायन के तहत ये धनायन बनते कैसे हैं, तो धनायन बनते कैसे हैं, तो जब कोई परमाणु, ये भी आपने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ लिया था, फर्स्ट लेक्चर में ही, कि जब कोई परमाणु एटम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वो धनायन बनाता है। जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो उतना ही पॉजिटिव आयन उसके ऊपर आ जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि Na ने Na+ बनाया, तो ये हमें एक इलेक्ट्रॉन भी देगा। सोडियम क्या देगा, इलेक्ट्रॉन। कहाँ का देगा, बाह्यतम कोश का। आप बहुत डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्यों देगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही सोडियम ने दिया तो सोडियम के बाह्यतम कोश से, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और जो तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन था वो अब जा चुका है, और जब ये गया तो Na के ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाता है। अब है कि क्या इस इलेक्ट्रॉन को त्यागना, क्या सोडियम के लिए इतना आसान होगा। अगर हम इस दीवार से ईंट निकालने की कोशिश करें या फिर इस ब्लैक बोर्ड से ही थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करें तो वो आसान नहीं होगा, हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और जब हम ऊर्जा खर्च करेंगे तो वही ऊर्जा उसका आयनन विभव यानी कि सोडियम का आयनन विभव होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, परमाणु को हम ऊर्जा दे रहे हैं जिससे कि उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब हम आपको आयनन विभव की परिभाषा बताते हैं। तो आयनन विभव किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए खर्च की गई ऊर्जा या ऊष्मा उस परमाणु का आयनन विभव कहलाता है। बिल्कुल हम बेझिझक कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा या ऊष्मा खर्च करनी पड़ती है वह उसका आयनन विभव कहलाता है। साथ ही में हम आपको आयनन विभव का मात्रक अगर हम बताएं तो वो होता है किलोजूल पर मोल। अब ये किलोजूल तो ऊर्जा का मात्रक है, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन ये मोल कहाँ से आया। तो मोल के विषय में या मोल कॉन्सेप्ट में हम डिटेल से समझेंगे। अभी आपको मोल के लिए हम एक सेंटेंस में बताते हैं कि जैसे कि 2 की जोड़ी होती है, 4 की कोड़ी होती है, 5 का गंडा होता है, 100 का सैकड़ा होता है, बिल्कुल वैसे ही एक संख्या मोल होती है 6.023 × 10⁻23
पार्टिकल्स जब एक साथ होते हैं या उनको एक साथ रखा जाए तो वह एक मोल कहलाता है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि वो क्या कहलाता है, एक मोल। और एक मोल की संख्या क्या है, तो 6.023 गुणे 10 की घाते 23। इतना सा आप ध्यान रखिए। अब अगर हम यहाँ पर बात करें किलो जूल पर मोल की, तो वह केवल एक परमाणु के लिए नहीं है। जो ऊर्जा हम खर्च करेंगे वह कितने सोडियम परमाणु के लिए करेंगे, तो 6.023 गुणे 10 की घाते 23 परमाणु के लिए। अब आप आयनन विभव की परिभाषा, जो कि कॉपी में नोट करना है, तो कॉपी में नोट करना है। क्या करना है, एक मोल विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊष्मा खर्च करनी पड़ेगी वह उसका आयनन विभव कहलाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको पता है मैं लिखूंगी नहीं, जो मैं बोल रही हूँ आवाज स्पष्ट आ रही है और आपको वहीं से उसका डेफिनेशन नोट करना है। तो क्या, एक मोल गैसीय विलगित परमाणु से एक मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है वह उस परमाणु का आयनन विभव यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसको आयनन एंथैल्पी भी बोलते हैं, कहलाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो अगर हम यहाँ बात करें तो आपने देखा कि हमें सोडियम परमाणु यानी जो भी आयनन विभव में लिया जाता है, जो आंकड़े दिए होते हैं वह होता है किलो जूल पर मोल में। और किलो जूल पर मोल एक एटम के लिए नहीं होता, वह एक मोल एटम के लिए। अपन जितनी भी बातें आगे पढ़ेंगे या जो भी आपने देखा, एक Na एक कार्बन यानी कि किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या, कार्बन की क्या है, परमाणु भार 12 है, तो वह 12 एक कार्बन परमाणु नहीं है, वह एक मोल का वजन है। कितने का? एक मोल। और एक मोल का तात्पर्य है 6.023 गुणे 10 की घाते 23। अब हम आयनन विभव की बात करें। आयनन विभव की परिभाषा आपने देख ली कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा हमने खर्च की वह उसका क्या कहलाता है, आयनन विभव। अब आयनन विभव हम चूंकि पीरियोडिसिटी पढ़ रहे हैं, आवर्तिता, तत्वों की आवर्तिता, तो आवर्तिता की अगर हम बात करें तो हमें देखना पड़ेगा कि आवर्त सारणी मान के चलिए ये आवर्त सारणी है, तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं यानी कि ग्रुप में आगे जाएंगे, ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 18 की ओर, तो आपका आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। आयनन विभव बढ़ता जाता है। किसी भी आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। अब हम वर्ग या ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए लिथियम, फिर आपका सोडियम, फिर आपका पोटेशियम, फिर आपका रुबिडियम, फिर आपका सीजियम, और हम बात करें फ्रांसियम की तो हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे। और जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो लिथियम के बाद आपका आता है बेरिलियम के बाद बोरोन के बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद नियॉन की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु संख्या में वृद्धि होती जाती है, परमाणु संख्या विधिवत बढ़ रहा होता है। तो लिथियम की परमाणु संख्या 3, 4, बोरोन की 5, कार्बन की 6, नाइट्रोजन की 7, ऑक्सीजन की 8, क्लोरीन की 9 और नियॉन की 10।
यहाँ भी परमाणु संख्या में वृद्धि हो रही है। और हम ऊपर से नीचे की बात करें तो लिथियम की 3, सोडियम की 11, पोटेशियम की 19, रुबीडियम की आपकी होती है 37, सीजियम की 37 में अपन 18 जोड़ दें तो 8 7 15, 55 और 55 में अपन 32 जोड़ दें तो ये होता है 87। तो इस तरह से आपने देखा कि बकायदा लिथियम के 3 में हमने 8 जोड़कर 11, 11 में 8 जोड़कर 19, 19 में 18 जोड़कर 37, 37 में 18 जोड़कर 55 और 55 में 32 जोड़कर 87, ये परमाणु संख्या हमने प्राप्त कर ली है। तो आप देख रहे हैं कि 3 से 11 ज्यादा है, 11 से 19 ज्यादा है, 19 से 37 ज्यादा है और 37 से 55 ज्यादा है, 55 से 87 ज्यादा है। ऊपर से नीचे जाने पर भी परमाणु संख्या में वृद्धि हो रही है, बाएं से दाएं जाने में भी परमाणु संख्या की वृद्धि हो रही है। तो आयनन विभव का मान फिर यहाँ पर जाने से बढ़ता जाता है और ऊपर से नीचे जाने पर अगर हम बात करें तो घटता जाता, नीचे ऊपर से नीचे जाने पर घटता जाता है। क्लियर? ये दो बातें आपने पता की। क्या किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है वह उस परमाणु का आयनन विभव कहलाता है, जिसका मान आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता जाता है और ऊपर से नीचे जाने पर घटता जाता है, जबकि परमाणु संख्या दोनों ही सूरतों में बढ़ती जा रही है। अब हम इसी को एक ग्राफ से समझते हैं। सबसे पहली बात तो ग्राफ की बात आई और लोगों को लगता है कि हमें समझ में कुछ नहीं आएगा। बुक में ग्राफ आया तो आप लोग घबरा जाते हैं, अरे ये ग्राफ कहाँ से आ गया, थ्योरी क्यों नहीं लिखी है, ये सारी चीजें क्यों लिखी हैं। तो जो भी आपके बुक में ग्राफ हैं, एक्टिविटीज हैं, इक्वेशंस हैं, चित्र हैं, वो सब केवल आपकी समझ को बेहतर करने के लिए होता है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए होता है। तो चलिए आगे बढ़े, हम ग्राफ बनाते हैं। मान के चलो ये है परमाणु संख्या जो कि बढ़ती जा रही है। किसमें बढ़ती जा रही है? तो ग्रुप में अगर हम बात करें तो सबसे कम ये आपका कम और ये आपका ज्यादा, ये आपका कम और यह आपका ज्यादा। चलिए, तो ये कम परमाणु संख्या यानी कि लिथियम का आयनन विभव जो होगा, लिथियम का आयनन विभव, ठीक, वो क्या होगा? उच्च होगा। लिथियम का आयनन विभव का मान सबसे ज्यादा, परमाणु संख्या सबसे कम। यह देखने वाली बात है कि लिथियम का ये जो हमने लिखा ये है आपका आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक मिनट, इसको मैं साफ करके फिर से बना देती हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ मैंने बनाया, ये इसकी परमाणु संख्या जब हम इस ग्राफ में आगे की ओर जाते हैं तो परमाणु संख्या में वृद्धि होती जा रही है, और जब हम इस ग्राफ में यानी कि y एक्सिस पर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो उसके आयनन विभव के मान में वृद्धि होती जा रही है। आयनन विभव नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता जा रहा है, आयनन विभव ये परमाणु संख्या आपके बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती जा रही है। अब हम यहाँ बात करें तो आप देख रहे हैं लिथियम की परमाणु संख्या सबसे कम है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ग्रुप में आयनन विभव का मान ऊपर से नीचे जाने पर घटता जाता है। तो इस हिसाब से भी लिथियम का आयनन विभव का मान सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ आपका लिथियम का आयनन विभव का मान
सबसे उच्च है और परमाणु संख्या सबसे कम है लिथियम। उसके बाद हम बात करें तो लिथियम के बाद आता है आपका सोडियम। तो सोडियम की परमाणु संख्या बढ़ गई, लेकिन आयनन विभव का मान लिथियम से कम है। उसके बाद हम बात करें सोडियम के नीचे आपका पोटेशियम। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या और बढ़ गई क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आयनन विभव का मान आप देख रहे हैं कि घटता जा रहा है। अब हम पोटेशियम के नीचे ले लें रुबिडियम। तो रुबिडियम आपका रुबिडियम, पोटेशियम के नीचे जब रुबिडियम आएगा तो इस हिसाब से रुबिडियम आपका यहाँ होना चाहिए, क्योंकि रुबिडियम एक आवर्त नीचे उतर चुका है, उसकी कक्षाओं की संख्या में वृद्धि हो चुकी है, किंतु रुबिडियम जो है आपका वो इस तरह से ना बढ़ के इस तरह से बढ़ता है। कम तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में कम नहीं होता है। उसके बाद हम रुबिडियम के बाद सीजियम की बात करें तो वो भी कुछ ऐसे ही, फ्रांसियम की बात करें तो वो भी कुछ ऐसे ही। परमाणु संख्या में तो बहुत अधिक वृद्धि हो रही है, लेकिन उसके आयनन विभव के मान में बहुत अधिक कमी नहीं आती है। इसका भी कारण है जो कि हम बताएंगे। ठीक, अभी हम पहले देख लें। क्या देखा आपने कि जब हम किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, लेकिन उनके आयनन विभव का मान, तो फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो ये आपके लिथियम के लिए, ये आपके पोटेशियम सोडियम के लिए, ये आपके पोटेशियम के लिए, ये आपके रुबिडियम के लिए, ये आपके सीजियम के लिए और ये आपके फ्रांसियम के लिए इस तरह से आयनन विभव का मान प्राप्त होता है। तो जब हम इसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे तो आप खुद इसको स्पष्ट कर पाएंगे कि ऐसी ग्राफ क्यों प्रिपेयर हुई है। अब सबसे बड़ी बात आप अभी देखेंगे क्या है कि अगर हम समूह आवर्त में दूसरे आवर्त की बात करें तो दूसरे आवर्त में आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हम उस तरफ जाएंगे तो क्या परिवर्तन आने वाला है। फिर से हम ग्राफ बना तो ये आपका बना आयनन विभव का मान जो कि ऊपर जाने पर बढ़ता जाता है। इसको हम किलोजूल पर मोल लिख लें, जो कि जिसके मान में वृद्धि हो रही है, और इसको हम लिख लें क्या, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या में आप देख रहे हैं ये वृद्धि हो रही है। तो परमाणु संख्या में हम लिथियम की बात करें तो लिथियम की परमाणु संख्या सबसे कम है, सबसे कम है। और चूंकि पता है कि लिथियम से बेरिलियम का आयनन विभव ज्यादा होगा तो हम लिथियम को सबसे नीचे बनाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बेरिलियम की, तो बेरिलियम का आयनन विभव ऊंचा और बड़ा होगा। बेरिलियम से बात करें हम बोरोन की, तो यहाँ पर बोरोन आपका और बड़ा होना चाहिए, लेकिन बोरोन के आयनन विभव का मान बेरिलियम से कम होता है। वास्तविक मान कम होता है, एक्चुअली मान ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि लिथियम से आगे जितने भी तत्व आते जाएंगे तो आयनन विभव का मान बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहा है, बस वहीं आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न भी उतने ही पूछे जाते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपके आयनन विभव का मान कम होने की दर किस तरह से घट गई। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर चूंकि बोरोन, आपका बोरोन यहाँ पर फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरह से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आपका बोरोन नीचे उतर आता है। बोरोन के बाद हम ऊपर जाएं तो बोरोन के बाद आता है आपका कार्बन, तो कार्बन का मान फिर ऊपर है। कार्बन के बाद हम जाएं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मान फिर ऊपर है।
नाइट्रोजन के बाद हम आते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के आयनन विभव का मान पुनः कम जाता है। इस ग्राफ को आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, मैं फिर से बताऊंगी। हमने नीचे क्या लिया है, परमाणु संख्या। मुझे पता है कि ग्राफ समझने में थोड़ी सी कठिनाई जाती है आप लोगों को, लेकिन अगर ग्राफ आपके समझ में आ गई तो आपके लिए पढ़ना कितना आसान हो जाएगा। आप केवल एक ग्राफ देखेंगे और सारा अंदाज लगा लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, सारी बातें आपकी जहन में बैठ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, लिथियम, लिथियम से ऊंचा कौन है, बेरिलियम। ठीक, बेरिलियम के बाद बोरॉन घट गया। बोरॉन के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन है आपका, परमाणु संख्या 6। कार्बन के बाद आपका नाइट्रोजन, आपको दिख रहा है नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के आयनन विभव का मान तो बढ़ गया, लेकिन ऑक्सीजन के आयनन विभव का मान पुनः घट जाता है। ऑक्सीजन के बाद हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के आयनन विभव का मान पुनः बढ़ जाता है और फर्मियोन के आयनन विभव का मान तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो अब ये कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो इस बातों को जानने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि वो है आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो आयनन विभव को कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहली बात तो हम परमाणु संख्या बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि परमाणु संख्या आपने देखा कि परमाणु संख्या बढ़ती जाती है तो भी आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है, और परमाणु संख्या बढ़ती जाती है फिर भी आयनन विभव का मान घटता जाता है। इसलिए परमाणु संख्या तो हम बिल्कुल नहीं लेने वाले। सबसे पहली बात है नाभिकीय आवेश। तो नाभिकीय आवेश की भी अगर हम बात करें, नाभिकीय आवेश की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि बकायदा सोडियम 11 तो उस पर +11 है, लिथियम 3 तो उसके ऊपर +3 है। क्लियर है? फिर भी आयनन विभव का मान लिथियम का ज्यादा और सोडियम का कम है। तो उसके लिए हमारा पहला फैक्टर है, पहला कारक है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार कहाँ? तो ग्रुप में हो चाहे आवर्त में, परमाणु का आकार जितना छोटा होगा आयनन विभव का मान उतना ज्यादा होगा। पहली बार, परमाणु का आकार जितना छोटा आयनन विभव का मान उतना बड़ा होगा। तो परमाणु के आकार या परमाणु त्रिज्या में हम देख चुके हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता जाता है, इसलिए आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, इसलिए आयनन विभव का मान घटता जाता है। परमाणु का आकार बड़ा, आयनन विभव छोटा, इतनी सी बात। एक तो सारी बातें परमाणु आकार पर निर्भर करती हैं और दूसरी बातें आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और विद्युत ऋणात्मकता। ये तीनों जो हैं, आपने आयनन विभव की बात करें पहला, दूसरा आपकी विद्युत ऋणात्मकता, वहां पर हम समय नहीं खाएंगे आपका। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, जिसको कि इंग्लिश वैसे ज्यादा आसान है लेकिन हो सकता है आप लोगों को थोड़ी परेशानी पड़े, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद हम तीसरी बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये तीनों ही चीजें इसी बात पर निर्भर करती हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। जैसा जैसा आयनन विभव का मान बढ़ता घटता है वैसे ही वैसे विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। अब ये क्या चीज है वो अपन बाद में देखेंगे। पहले देख लिया आपने कि परमाणु का आकार आयनन विभव के मान को या इन सभी के मानों को प्रभावित करने के लिए परमाणु का आकार, परमाणु का आकार
जितना छोटा होगा, जितना छोटा होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, जितना छोटा होगा आयनन विभव का मान, उतना ही आयनन विभव का मान ज्यादा होगा। अब है नाभिकीय घनत्व। वैसे परमाणु आकार में सारी बातें आ जाती हैं, फिर भी नाभिकीय घनत्व की हम बात करें तो नाभिकीय घनत्व जैसा कि आपने देखा कि पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद हम जब रुबिडियम की ओर गए तो उस हिसाब से आपकी ग्राफ नीचे नहीं आई। तो क्यों? आपको याद होगा कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है और ये 19 भरने के साथ ही कैल्शियम का 20 भरता है और फिर आपके सारे इलेक्ट्रॉन 3D में पहुंचते हैं। यानी कि तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व या फिर अपन कहें कि नाभिक का घनत्व बढ़ता चला जाता है। कक्षा का आकार तो वही रह जाता है, लेकिन नाभिक का घनत्व जो है वो बढ़ता जाता है। किसके कारण? तो D1, D2, D3, D4 से लेके D10 तक के इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन भी बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। तो वो भरने के कारण ही क्या कहते हैं, आपके आयनन विभव का मान पोटेशियम से रुबिडियम तक जाने में या रुबिडियम से सीजियम तक जाने में या सीजियम से फ्रांसियम जाने में एफ ब्लॉक भी शामिल हो जाता है। यानी कि 4F(n-2F) भी भरता है, जो सब आप पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ पर डिटेल देने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो चूंकि वहाँ पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती जाती है, इसलिए ये परिवर्तन होता है। अब हम बात करें कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तब ऐसा क्या परिवर्तन होता है। तो दूसरा कारण है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये परमाणु का आकार पर निर्भर किया। दूसरा हम ले लें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये भी इंटरफेयर करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो जो आपने देखा हुआ था कि बोरोन का आयनन विभव का मान बेरिलियम से कम था। तो हम दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर देख लेते हैं। तो ये आपका बेरिलियम की बात करें तो 1s2 और 2s2, राइट। उसके बाद हम बोरोन की बात करें तो 1s2, 2s2 और 2p1। अब इस 2p1 में अगर हुंड के नियम को आप याद करेंगे तो यहाँ पर ये आपका फुलफिल s उपकोष है। तो इनमें से इलेक्ट्रॉनों का निकलना मुश्किल होगा। जब दीवार पूरी तरह से बन जाती है, छप जाती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन ईंट निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो अधूरी बनी हुई है तो एक झटके में ईंटें बाहर निकल आती हैं। बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पर। अगर हम P की बात करें तो P अभी अपूर्ण यानी एक इलेक्ट्रॉन बस भरा हुआ है। किसमें? बोरोन में। बोरोन में 2p1 भरा हुआ है, जबकि बेरिलियम की संरचना इसी प्रकार से है 1s2, 2s2। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, वहां पर ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और यहाँ पर हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बेरिलियम का आयनन विभव का मान यानी पहला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। तो बेरिलियम में से का पहला इलेक्ट्रॉन ये वाला है, बोरोन का पहला इलेक्ट्रॉन ये वाला है। तो बोरोन का पहला इलेक्ट्रॉन अपन जल्दी से निकाल देंगे और बेरिलियम के पहले इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको परेशानी जाएगी। इसलिए बेरिलियम के आयनन विभव का मान बोरोन से उच्च होता है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम या किसी भी चीज के लिए। हमेशा ये प्रश्न जहां अपवाद की बात आती है बच्चे बिल्कुल याद कर लेते हैं। बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता जाता है। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं जाती। परेशानी जाती है तो क्या कारण है कि बोरोन
आवर्त सारणी में बेरिलियम के दाएं स्थित है, इसके बावजूद बोरोन के आयनन विभव का मान बेरिलियम से कम होता है। हमेशा कारण बताओ, क्योंकि कोई आजकल का पूरा प्रश्न बनाने का तरीका यही हो गया है कि एप्लीकेशन, आप उसके उपयोग को जाने, ना कि आप उन चीजों बस को रटे। एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। और जिसके तहत, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया, प्रश्न क्या था वो मैं लिख नहीं रही हूँ। हाँ, हालांकि जब भी आपके पेपर होने होंगे तो उसके पहले लेक्चर में हम सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको सॉल्व कराएंगे, उसके उत्तर बताएंगे, अलग से बताएंगे। हो सकता है हम नोट्स खुद आपको सेंड करें, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी मैंने क्या बताया, मेरा प्रश्न क्या था कि क्या कारण है कि बेरिलियम के आयनन विभव का मान बोरोन से उच्च होता है, और उसका आंसर भी मैंने दिया कि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 होता है, जिसका दूसरे कोश का s उपकोष पूर्ण पूरित होता है, और पूर्ण पूरित होने के कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, जबकि बोरोन का लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p1 में जाता है, जिसको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। ये उसका उत्तर है। उसके उत्तर में आपको ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बना देना है, और चाहे तो हुंड के नियम से उसके डब्बे भी बना दीजिए, तो बिल्कुल फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब दूसरी विभिन्नता जहां उत्पन्न हुई थी वो था आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो वहां पर आप देखिए क्या होता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो उन दोनों का भी, ये नाइट्रोजन है यानी परमाणु संख्या 7, और ये ऑक्सीजन आपका परमाणु संख्या 8। अब नाइट्रोजन को आप देख रहे हैं तो 1s2 2s2 और 2p3, 2 2 4 3 7। और हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये आपका आता है 1s2 2s2 और 2p4। ये दोनों तो सेम है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम इनके डब्बे बना रहे हैं। तो ये आपके 2p, ये भी और इसका भी 2p, px py pz। चलिए ये सब अपन बाद में चर्चा करेंगे। अभी 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, इन दोनों में आपको क्या अंतर समझ में आ रहा है? अभी ये पूरा आपके ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सेम मिलेगा, ठीक, यानी कि दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, ठीक। अब हमें 8वां इलेक्ट्रॉन डालना है, तो 8वां इलेक्ट्रॉन हम ऑक्सीजन में कहाँ डालेंगे? तो px, यानी कि पहले वाले कोश में, पहले वाले कक्षक में। अब पहले वाले कक्षक में एक एक्स्ट्रा हो गया, और इसमें देखिए ये आपका अर्धपूरित विन्यास, पूरित। तो ऑबॉव के नियम के बाद n+l का नियम था, और उसके पश्चात मैंने आपको अर्धपूरित और पूर्णपूरित उपकोशों का स्थायित्व बताया था कि अर्धपूरित उपकोश जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, पूर्णपूरित उपकोश जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। इसके से कम या इससे ज़्यादा कोई स्थायी नहीं होता। तो यहाँ पर ये अधिक स्थायी है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा। किसकी तुलना में? इसके इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की तुलना में। तो इस इलेक्ट्रॉन को कठिनाई से यानी उच्च ऊर्जा देकर निकाला जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा देकर निकाला जाएगा। तो नाइट्रोजन के आयनन विभव का मान ऑक्सीजन की तुलना में उच्च होता है, जबकि नाइट्रोजन आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है? आवर्त सारणी में नाइट्रोजन बाएं और ऑक्सीजन दाएं स्थित है। इसके बावजूद नाइट्रोजन के आयनन विभव का मान ऑक्सीजन से उच्च होता है। आंसर कैसे लिखना है आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या हम एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं? क्या हमें एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है? तो नहीं, इलेक्ट्रॉन जो पहला हम निकालते हैं उसको प्रथम आयनन विभव, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च करेंगे
द्वितीय आयनन विभव, हाँ निकालेंगे एक बार में एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि या तो पहला या तो दूसरा या फिर तीसरा। 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिर वैसे ही जरूरत नहीं पड़ती है तो चलो ठीक है, ऊर्जा देते जाओ, इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो आसानी से तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये सब आप देख चुके हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हम बकायदा देख चुके हैं कि किस प्रकार से एक धनायन, 2 धनायन और 3 धनायन बनाते हैं। तो चलिए हम एल्यूमिनियम की बात करें। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 13 के बाद हम लिखना शुरू करें ऑपो के नियम से 1s2 2s2 और 2p 6 3s2 और 3p1। पहली कक्षा समाप्त होती है यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर और तीसरी यहाँ। क्लियर है? ठीक। अब हमें अंदर के कोशों से कुछ नहीं लेना देना। जैसे कि किसी भी देश में राजा सुरक्षित होता है, बॉर्डर पर सैनिक मरते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें अंदर की कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन अंदर के कोशों में जाए, भले ही बाद में 4f का इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा जब हमारी 6वीं कक्षा शुरू हो जाएगी, लेकिन निकलेगा कौन सा? तो जो बॉर्डर पर है। 4f के इलेक्ट्रॉन को निकालकर हम धनायन नहीं बनाएंगे, हम बाह्यतम कोश के ही इलेक्ट्रॉन को निकालकर धनायन बनाएंगे। अब हम इनके डब्बे, केवल बाह्यतम कोश के डब्बे, अगर ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका ही यही होता है 6 2 8 2 10 और 10 परमाणु संख्या किस उत्कृष्ट गैस की है? तो नियोन की। तो यहाँ पर हम इन सब के बदले इतना सारा ना लिखते हुए हम यहाँ लिख दें क्या? नियोन और 10। ये लिख दिया, यहाँ तक का काम खत्म। इसके बाद हम लिख दें यहाँ 3s2 और 3p1। तो 10 2 12 और 1 13। अब हम इनके डब्बे बनाने चालू करें। डब्बे मीन्स हुंडी के नियम से इनको ऑर्बिटल्स में इनके इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो आपको पता है कि s उपकोश में एक ही ऑर्बिटल, एक ही कक्षक होता है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p में आपके 3 कक्षक होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, और आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यह इलेक्ट्रॉन p में भर जाएगा और यह इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से, यानी कि एल्यूमिनियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और एल्यूमिनियम प्लस बनाएगा। क्लियर है? ठीक। एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल दिया और क्या बनाया? Al प्लस। इसके बाद और साथ में तो हमें इसको क्या देनी पड़ी थी? तो एल्यूमिनियम को हमने दिया था प्लस ऊर्जा, एनर्जी। ठीक। एनर्जी कितनी दी थी? तो x किलो जूल। बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, ये परीक्षा में बिल्कुल नहीं पूछा जाता कि एल्यूमिनियम के प्रथम आयनन विभव का मान बताइए। बिल्कुल आप याद ना कीजिए, सब बुक में लिखा है, जो लिखा है तो रटने की, और जो पूछा भी नहीं जाना तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ऊर्जा, एल्यूमिनियम को ऊर्जा दिया और ऊर्जा कितना दिया? तो x किलो जूल। एल्यूमिनियम प्लस ऊर्जा x किलो जूल। क्लियर है? अब इस ऊर्जा को अगर हम पक्षांतर करें तो यहाँ पर हमको क्या क्या प्राप्त हो रहा है? एल्यूमिनियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहा है और माइनस में आपका ऊर्जा। राइट। वो ऊर्जा जो यहाँ पॉजिटिव है वो वहां जाकर किस में कन्वर्ट हो गई? नेगेटिव में। तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। हम एल्यूमिनियम को हम यही ऊर्जा पॉजिटिव दे दें और एल्यूमिनियम प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ठीक। तो ये क्या है? प्रथम आयनन विभव। ये जो आपने x किलो जूल देखा, जो कि हमें देना पड़ा, तो इसलिए अब इस एल्यूमिनियम के पास ऊर्जा ज्यादा है।
क्यों ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि कुछ ऊर्जा उसके पास पहले से थे, अब हमने और ऊर्जा दे दी, तो वो चलिए ये सब बात की बात है, ठीक है। आयनन विभव यानी जो ऊर्जा x किलो जूल हमने खर्च किया, इसको हम क्या कहेंगे? प्रथम आयनन विभव। ठीक, अब हम यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं और हमारा एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम प्लस में कन्वर्ट हो चुका है, राइट है। अब आगे बढ़े, हम एल्यूमिनियम प्लस के बाद अब हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि p उपकोष में से एक इलेक्ट्रॉन ही भरा था, जैसे बोरॉन का भरा था, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान था, इसमें हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। लेकिन जब हम द्वितीय आयनन विभव की बात करें, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की चर्चा करना है, किससे? तो एल्यूमिनियम प्लस से। अब एल्यूमिनियम नहीं है, अब वह एल्यूमिनियम प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब एल्यूमिनियम प्लस में वो कन्वर्ट हो चुका है, तो अब हमें इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो किस में कन्वर्ट, और प्लस हमें ऊर्जा देनी है। जो ऊर्जा अब दी जाएगी वह ऊर्जा, जो यहाँ पर ऊर्जा हमको देनी पड़ी, उससे कहीं ज्यादा देनी पड़ेगी। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब एल्यूमिनियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका चेंज हो गया एल्यूमिनियम प्लस 2 में। एल्यूमिनियम पर एक धनावेश से 2 धनावेश में वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये होता है, ये जो ऊर्जा हम खर्च कर रहे हैं, ये उसका द्वितीय आयनन विभव है। कौन सा आयनन विभव है? द्वितीय आयनन विभव। तो आप कह सकते हैं कि प्रथम आयनन विभव, प्रथम आईपी आयनन विभव, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, बहुत अच्छे से याद कीजिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख दें आईपी, आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आईपी। तो प्रथम आयनन विभव, यहाँ पर हम प्रथम आईपी ही ले लें, आईपी जो होगा वो स्मॉलर देन द्वितीय आईपी, द्वितीय आईपी। क्यों? क्योंकि प्रथम आयनन विभव का मान हमें कम देना पड़ा। क्यों? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया। द्वितीय आयनन विभव का मान ज्यादा खर्च करना पड़ा। क्यों? क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि 3s2 s उपकोष पूर्ण है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन था। क्लियर है? अब हम तृतीय आयनन विभव की बात करें, तो अब ये जैसे ही आपका यह इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसका विन्यास होता है 3s1। 3s1 होते ही ये सोडियम के जैसा हो जाता है, और इस s1 को यानी कि तृतीय आयनन विभव, ये बड़ी आसानी से तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो एल्यूमिनियम के प्रथम आयनन विभव का मान कम, द्वितीय आयनन विभव का मान ज्यादा, और तृतीय आयनन विभव का मान भी द्वितीय आयनन विभव से कम होता है। तृतीय आयनन विभव। तो इस तरह से आपने देखा कि आयनन विभव अपन पढ़ते हैं, तो प्रथम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, द्वितीय आयनन विभव जिसमें कि पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका होता है पहले से ही, और उसके दूसरे नंबर के इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना होता है, उसमें जितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है वह द्वितीय आयनन विभव। हम तीसरे की बात करें तो +2 ऑलरेडी वो रहा आता है। तीसरा इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन तो एक बार में एक ही निकलेगा, लेकिन तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है वह उसका तृतीय आयनन विभव कहलाता है। इतनी बातें आपको आयनन विभव में जाननी है, बहुत डिटेल से आप जान चुके हैं। में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, वो भी आयनन विभव की तरह ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो दोनों अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही आपकी पीरियोडिसिटी कंप्लीट हो जाएगी।